2014 में जब बीजेपी ने केंद्र की सत्ता संभाली थी तब उसके एजेंडे में कुछ ऐसे फैसले करने की बात कही गई थी, कुछ ऐसे डिसीजन लेने की बात कही गई थी जिन्हें लोग नामुमकिन बताया करते थे। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है इस देश में, वो बीजेपी के एजेंडे में था। 370 जिस पर कहा जाता था कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर 370 हटा तो, लेकिन किसी को एक खरोच नहीं आई और देश से 370 हट गया। सीएए लागू हो गया, यूसीसी पर राज्य दर राज्य बीजेपी काम कर रही है और वक्फ के पास जो असीमित शक्तियां थी उन्हें भी, उन असीमित शक्तियों को खत्म कर इस कानून को गरीबों के लिए बनाने का भी काम कर दिया है। तो अभी तो साल भर भी नहीं हुआ है, अभी लगभग 4.25 साल का वक्त बाकी है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस कार्यकाल में बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले होंगे। तो इन सब बड़े फैसलों के बाद अब आगे किस फैसले पर काम करेगी मोदी सरकार, उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। अब क्या सर, लोगों की नींद तो वैसे ही उड़ गई होंगी बात सुनकर कि अब क्या करेंगे मोदी? नहीं, मोदी जी ने जब 2024 में सत्ता संभाली थी, मैंने इस कार्यकाल में, तो उन्होंने कहा था कि मेरा ये कार्यकाल बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा, बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा। अब बड़े फैसले में पहला बड़ा फैसला तो दिख रहा है सामने। इससे पहले का जो कार्यकाल था, एक कार्यकाल में नोटबंदी, तो फिर पता चला कोरोना के समय में जो हुआ, उसके बाद धारा 370 हुआ, राम मंदिर हुआ, तो ये सब तो हुआ है। इस कार्यकाल में वक्फ अमेंडमेंट बिल हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का सबसे बड़ा फैसला साबित होगा। ये तीसरा कार्यकाल है, क्योंकि और भी बहुत कुछ होने वाला है। और वो मैं क्यों, आपको कुछ झलक बता देता हूं। जब पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे चर्चा हो रही थी, तो अमित शाह ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था ये जो फोर्स्ड कन्वर्जन है, मतलब कि लोभ देकर, लालच देकर या जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन वाले काम है, उसे बंद करना होगा। ये अमित शाह का भाषण है लोकसभा के अंदर। तो एक तो वो इशारा मिलता है कि अमित शाह के मन में है कुछ। अब वो करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो वही जानते हैं। दूसरा, मैं जो देख पा रहा हूं पूरा जो मोदी के काम करने का तरीका है, जो भारत के सिस्टम में जो छेद हो गए थे ना, जहां तहां से जो लीकेज होता था, मान लिया कि राजीव गांधी कहते थे ना कि 100 रुपए चलता है तो गरीबों तक 15 रुपए ही पहुंच पाता है। वो इसलिए 15 रुपए पहुंच पाता था क्योंकि 85 रुपए उस लीकेज से कहीं ना कहीं चला जाता, यानी भ्रष्टाचार। सिस्टम के उसी लूप होल्स को नरेंद्र मोदी भर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड वाला जो संशोधन बिल है, कई लोगों को लग सकता है कि ये हिंदू मुसलमान या मुसलमानों को लेके है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिल है। ये उम्मीद इसका नाम दिया है, मतलब कि जिस प्रॉपर्टी का कोई हिसाब किताब नहीं था, पैसे कहां आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उसका मैनेजमेंट किया गया है। इसे धर्म, मजहब, जाति से जोड़ के मत देखिए, जो मैं देख पा रहा हूं। ठीक है सर, करोड़ों रुपए, नहीं अब क्या करोड़ रुपए कहीं चले जा रहे हैं। अब बचा क्या है? मुझे लगता है कि लूप होल्स भरने के लिए, जो मैं एक तो फोर्स्ड कन्वर्जन वाला बता रहा हूं, दूसरा जो उम्मीद है, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी मोदी सरकार अगर यह फैसला लेती, वो है न्यायिक सुधार आयोग, जुडिशियल रिफॉर्म। क्योंकि आज की तारीख में मेरे हिसाब से, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की राय दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितना भ्रष्टाचार न्यायपालिका में है, उतना भ्रष्टाचार भारत के किसी संस्था में नहीं। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट के जज तक को यह कहना पड़ा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन दिस कंट्री इज अबाउट टू कोलैप्स। इसलिए कोई यह ना समझे कि अदालत की अवमानना का केस मेरे पे चल जाएगा अगर मैं ऐसा बोलूंगा। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि भारत में के न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, खास करके निचली अदालतें और वगैरह को देखिएगा तो एक न्यायिक सुधार आयोग और न्यायपालिका में सुधार बेहद जरूरी है अगर सिस्टम के लूपहोल्स को भरना है। तो हो सकता है कि उस दिशा में कुछ बड़ा कदम उठाया जा रहा हो, क्योंकि मुझे जो अंदाजा है वो ऐसा लग रहा है कि न्यायपालिका में सुधार के लिए कुछ ना कुछ तो कर रही है। हो सकता है कि जजों की नियुक्ति वाला जो मामला है, कोलेजियम सिस्टम कोलेजियम सिस्टम जिसकी बात करें, उसमें कुछ सुधार हो, या हो सकता है कि टाइम बाउंड जजमेंट, उसे लेकर तो एनजीएसी का कानून लेकर आए थे ना, लेकिन वो रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का काम ही है रद्द करना। कौन चाहता है कि मेरे में सुधार हो? विरोध होंगे, लेकिन उसी विरोध में से आपके पास रास्ते निकालने होंगे।
ठीक है, ये हर किसी को पता है कि न्यायपालिका बहुत मजबूत है। ठीक है सर, मुद्दे दूसरी बहुत बात हैं, जो छोटी छोटी करेंगे- सी टिप्पणी सर, मुद्दे बहुत हैं। हाँ, नहीं, न्यायपालिका में सुधार, जी फोर्स कन्वर्जन पर रोक, ठीक है। तीसरा मथुरा काशी। आर्थिक, नहीं मथुरा काशी तो इश्यूज हैं, हम्म ये पॉलिसीज नहीं है। सरकार का काम पॉलिसी बनाना होता है, ये तो मुद्दे हैं, वो तो अदालतों में है, अदालतें फैसला करेंगी, उसमें सरकार क्या कर सकती है। ठीक है, आप क्या कह ज्यादा रहे से थे? ज्यादा अदालतों के फैसले की तामील कराएंगे कि ठीक है, अदालत ने अगर फैसला सुना दिया तो हम उसको उसी रूप में लागू कर दें। जैसे अयोध्या वाला मामला मैंने जानबूझ के नहीं लिया, राम जन्मभूमि वाला, क्योंकि वो अदालत का फैसला था, इन्होंने सिर्फ भव्य और दिव्य बनाया उसे। ऐसा नहीं था, कोई भी सरकार होती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करना होता, लेकिन जिस तरह से अयोध्या में इस लागू किया गया और जो माहौल बनाया गया, वो सिर्फ बीजेपी में मोदी और योगी के रहते ही संभव था। तीसरी बड़ी बात जो कि देश में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो आने वाला है अभी डिलिमिटेशन या सीटों की जो संख्या बढ़ेगी, हाँ। दक्षिण के राज्य चिंतित हैं, या फिर वो राज्य चिंतित हैं जिनकी आबादी कम तेजी से बढ़ी है, और वो समाज, वो राज्य और वो तबका ज्यादा खुश है जिसने अपनी आबादी बढ़ाई है। मुझे लगता है कि इस पे कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि लोगों को सिर्फ पैदा करने के लिए इनकरेज करना मुझे नहीं लगता है कि सरकार के लिए सही फैसला होगा। अच्छा लाइफस्टाइल देना को लेके अच्छा लाइफस्टाइल देना है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो पता चला पैदा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कर रहा है, लेकिन क्या फायदा वैसे पैदा करने से? सर थोड़ा वन नेशन वन इलेक्शन, जनसंख्या नियंत्रण बिल, डिलिमिटेशन, फोर्स कन्वर्जन पे रोक और वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो पहले से बात चल रही है, वो तो प्रोसेस शुरू हो गया, वो नया नहीं है, वो छुपा हुआ नहीं है। एनआरसी, सीए लागू हो गया, अब एनआरसी का देखिए इसमें क्या होता है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि इस कार्यकाल में एनआरसी को ये छुएंगे। क्यों? दूसरे तरीके से उसे डील करेंगे, दूसरे तरीके से उसका हो रहा है उपाय। नहीं सर, वो तो जरूरी तो वो भी बहुत ज्यादा है ना। बॉर्डर फेंसिंग नहीं आ सके, जब आ नहीं सकेंगे, देखिए मुझे नहीं लगता है कि यहां से किसी को निकालने की योजना है, मैं जो हाथ समझ पा रहा हूं। ना आ सके उसके लिए ज्यादा काम कर रही है सरकार, ज्यादा त्वरित गति से कर रही है कि जो आ गए उनको निकाल के वापस उनके देश भेजना बहुत मुश्किल है, भारत जैसे देश में, अमेरिका नहीं है। लेकिन जो ना आए बस चेक हो जाए, एक बार जब वो रुक जाएगा ना वो सिलसिला, तब देखा जाएगा कि यहां वाले का क्या करना है। जिनकी बिल्कुल सही तरह से पहचान हो गई कि ये तो बांग्लादेशी है ही, उसको तो डिपोर्ट करना ही करना है, या रोहिंग्या है उसकी पहचान है तो उसको तो डिपोर्ट करना है। हाँ, जहां से थोड़ा सा विवादास्पद है, जहां पे इशू बन सकता है, उसको छोड़ देंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो और कोई अहम चीज छूट रही हो जो? नहीं, बाकी तो आर्थिक हाँ सर, यूसीसी उत्तराखंड लागू कर चुका है, असम में प्रक्रिया चल रही है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, गुजरात जैसे राज्य भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या एक समान एक बार एक साथ देश में कि चल भाई कर नहीं, वो राज्य वो इस तरह राज्य दर राज्य करेंगे, एक साथ पूरे देश में लागू होने के बाद फिर बवाल होता है। अब एक एक करके राज्य अगर लागू कर देंगे तो ठीक है, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है वो राज्य सरकारों पे छोड़ दिया जाएगा कि कौन सी राज्य सरकारें अपने यहां लागू करना चाहती है। राजनीतिक कोहराम वाले तो फैसले हैं सर सारे जितने की आपने चर्चा की है। नहीं, देखिए क्या होता है ना यूसीसी में कि अगर केंद्र लागू करेगी तो वही फैसले को नॉर्थ ईस्ट में भी लागू करना पड़ेगा, उसी फैसले को तमिलनाडु में, पूरे देश में। होता क्या है कि हर राज्य का कल्चर, ट्रेडिशंस वगैरह अलग अलग, जैसे हम बहुविवाह पे रोक तो यूपी के लिए बहुत अच्छी बात है या बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है देश में कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जहां बहुविवाह बहुत कॉमन है, उससे अच्छा माना जाता है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये सब इसलिए राज्य दर राज्य अपने अपने राज्य के हिसाब से जहां तक रिफॉर्म हो सके आप कीजिए, बिना कोई बड़ा इश्यू बनाए हुए। चलिए सर, आखिरी सवाल, जो साथ वाले साथी हैं, एनडीए के जो साथी हैं, अब वो साथ रहेंगे, मोहर लग गई है? मुझे तो अभी फिलहाल तो कोई इश्यू नहीं लग रहा, जो मौजूदा परिस्थिति है। और अभी तो आंध्र प्रदेश में चुनाव भी नहीं होने वाले, मुझे लगता है 5 साल चलाएंगे और 5 साल मोदी जी भी रहने वाले हैं। तो बीजेपी की सरकार कौन चाहता है कि बेफिजूल में केंद्र सरकार से पंगा लेकर राज्य चलाए, और इससे उनको फायदा क्या है? और एक बार हट के देख लिए एनडीए से, चंद्रबाबू नायडू में तो कोई इशू नहीं लग रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बिहार में हो सकता है कि कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है कि चुनाव के बाद हो, या हो सकता है कि छोटी मोटी पार्टियां इधर उधर एडजस्ट करे, कोई पार्टी आए कोई पार्टी जाए। तो अभी मैं बिहार के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी जगह से नीतीश के बारे में सेफ हूं, नीतीश जी कहीं नहीं जाने वाले।
ठीक है। अब बाकी लोग कितना भी खबर बना ले, नीतीश एनडीए के साथ रहने वाले हैं, वो तो सर दिख दिया है, निश्चित तौर पे मान। जितने फैसले अब तक हुए हैं उससे ज्यादा फैसले बाकी के 4 साल 4.25 साल में होंगे, या जिस रफ्तार से पिछले 10 साल में काम चला उसी रफ्तार से चलेगा? नहीं, आर्थिक तरक्की और तेज गति से होनी चाहिए। रोजगार के अवसर, जिस तरह दुनिया के जो हालात है, जिस तरह दुनिया में ग्लोबल मंदी है और उस वक्त में भारत जिस तरह खुद को सस्टेन किए हुए है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है कि पूरी दुनिया में जब मंदी हो, हमारे यहाँ महंगाई दर कंट्रोल्ड है, थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, उतनी अफरा तफरी नहीं है, युद्ध चल रहे हैं, दोनों अरब में भी युद्ध चल रहा है, इजराइल और देखिए कितना तनातनी है हमास के बीच, और यहाँ रशिया यूक्रेन के बीच, और भी ये साल कहा जा रहा है कि और भी युद्ध का साल होगा। तो इस बीच में अपने आप को ईरान को 2 सस्टेन बार करना, बिल्कुल इस युग में अपने आप को स्टेबल रखना, सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है वो भी एक बड़ा फोकस है उसमें। ठीक है सर। विदेश नीति देख ही रहे हैं, ठीक चल रही है भारत की, कांस्टेंट अपने गति से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही कहा था 2024 में कि इस कार्यकाल में फैसले ऐतिहासिक होने वाले हैं, और वाकई में उनकी शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष भले कितनी भी छाती पीटता रहे, वो नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को कहता रहे कि मुसलमान माफ नहीं करेंगे, लेकिन अब देश में मुझे लगता है कि ज्यादातर फैसले जो है वो बड़ी सटीकता के साथ जितने भी कानून या फिर संशोधन सदन में होने हैं वो आसानी से हो सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में कौन कौन से फैसले मोदी सरकार लेती है। आपकी भी अगर कोई राय है, आपको भी लगता है कि कौन से फैसले मोदी सरकार ले सकती है, तो आप भी हमें कमेंट कर बता सकते हैं। नमस्कार।